अब हम हमारे जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सेल की डिस्कवरी और सेल की डेफिनेशन इन दोनों को कवर कर लिया था, और अब हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेल को कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल है वो है सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको यार यहाँ पे ध्यान रखना कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अब हम इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। और सबसे सिंपल है, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन याद करनी है ना, तो आप इसको एक बलून की तरह एज्यूम करो, एक बलून जिसमें पानी भरा हुआ है। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं ना, वो बलून से बहुत ज़्यादा सिमिलर आप मतलब उसको एज्यूम करो। मैं बताता हूँ आगे। जैसे कि बलून है, उसके जो बाहर की लेयर है, जो बलून की लेयर है वो कैसे होती है, वो थिन होती है, वो इलास्टिक होती है और वो फ्लेक्सिबल होती है। तो वैसे सेम टू सेम जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है वो भी थिन होती है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है वो लिविंग होती है। अब ये थिन है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है और लिविंग है। अब ये सेल की मेम्ब्रेन है, यानी कि ये बाहर होगी, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल में। अब जैसे कि जो आपका बलून था उसकी जो बाहर की लेयर थी वो उसके अंदर का जितना भी कंटेंट था उसको स्टोर कर रही है, वैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो सेल का कंटेंट होता है उसको होल्ड करके रखती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है इस सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, ताकि सेल जो है वो अपनी एक परफेक्ट शेप में रहे, उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो सेल के बाहर ना जाए, सेल में ही रहे। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ सम मटीरियल्स बिकॉज इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, तो सेल के अंदर जो कुछ आएगा जाएगा वो इसके ज़रिए जाएगा। और ये सेलेक्टिवली परमेबल, यानी कि ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देती है या फिर बाहर आने देती है। ये किस किस की बनी हुई होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलके इसको बनाते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है ताकि जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेल है, वो अपना खाना एंगल्फ कर सके। अब एंगल्फ क्या होता है? यानी कि बाहर से कोई भी फूड और मटेरियल है उसको अपने अंदर ले सके। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एमीबा। आपने जैसे एमीबा भी देखा होगा, एमीबा जो है उसमें ऐसे सूडोपोडिया बन जाते हैं, और जैसे ऑर्गेनिज्म उसके पास आता है ये क्लोज हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रह जाता है और फिर ये उसको डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमने देख लिया। अब इसके आगे देखते हैं मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो कैसे होता है? तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है, एक है डिफ्यूज़न और एक है ऑस्मोसिस। ये दो तरीके हैं जिससे कि सेल के अंदर मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का या फिर न्यूट्रिएंट्स जो कुछ भी है उनका मूवमेंट दो ही तरीके से हो गया, या तो डिफ्यूज़न या फिर ऑस्मोसिस। तो जो पहला तरीका है वो है डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या है? A spontaneous movement of molecules from a region of higher concentration to region of lower concentration। अब यहाँ पे जो ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये गैस हो सकती है, ये लिक्विड हो सकते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं। पर जो डिफ्यूज़न की रेट है ना वो गैस में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। जैसे हमने देखा रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैसेस में ज़्यादा है, लिक्विड में, फिर सॉलिड में। शोड बाय सम स्मॉल साइज सब्सटेंसेस, जैसे कि डिफ्यूज़न स्मॉल सब्सटेंसेस करते हैं, जैसे आयन्स, मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन, वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज़ CO2 प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अब जैसे यार सेल है उसके अंदर कोई भी सेलुलर एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो उसके अंदर CO2 बन रहा है और ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। तो वैसे CO2 सेल के अंदर बढ़ गया है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है, CO2 कम है, तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगा। यानी कि हायर कंसनट्रेशन से CO2 लोअर कंसनट्रेशन में मूव कर जाएगा और जो लोअर कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन बहुत कम है। अब यहाँ पे CO2 लीव्स द सेल थ्रू। यार अब हमने डिफ्यूज़न को तो देख लिया, पर अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि कोई सेल है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, इसका एग्जांपल हम उसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। CO2 सेल है, उसके अंदर CO2 है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ हुई या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई। अब जो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है
उसके अंदर जो CO2 है वो कम हो गई है और ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो ये अंदर की CO2 है सेल के अंदर, वो बाहर की तरफ मूव करेगी डिफ्यूज़न से, और जो बाहर की तरफ ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर जाएगी। तो इस तरह से डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। अब यार हमारा डिफ्यूज़न तो पूरा हो चुका है। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट है प्रोसेस वो है ऑस्मोसिस। तो अब हम ऑस्मोसिस को देख लेते हैं। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस को देखने से पहले ये एक टर्म है सॉल्यूशन, इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूट है वो कोई सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है। अब हम एग्जांपल लें तो जैसे कि हमारा सॉल्वेंट हो गया है वाटर। अब वाटर में हमने शक्कर डाली तो हमारा हो गया सॉल्यूट। अब इस बेसिस पे हमारे पास 3 कंडीशन आती है ऑस्मोसिस में। पहला हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। जो फर्स्ट कंडीशन है हाइपोटोनिक, उसमें जो सॉल्यूट है वो कम रहेगा सॉल्वेंट से, यानी कि जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट से हमेशा कम रहेगी। दूसरा हमारा जो कंडीशन है वो है सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्वेंट, और इस कंडीशन का नाम है आइसोटोनिक, यानी कि जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है। फिर जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो है हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा है। अब हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या कंडीशन है, पर इन कंडीशन में होता क्या है। हाइपोटोनिक कंडीशन में यानी कि हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है। तो अब हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं रेजिन से, जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको बुक में भी वही मिलेगा। तो हमने कोई रेजिन है, हमने उसको डाल दिया इस मतलब हाइपोटोनिक कंडीशन में। तो अब इसमें क्या होगा, जो रेजिन है ना वो फूल जाएगा, वो स्वेल अप कर जाएगा। और जो हमारी दूसरी कंडीशन है आइसोटोनिक, यहाँ पे सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्वेंट, यानी कि हमने रेजिन जैसा डाला और फिर उसको हम थोड़ी देर टाइम बाद यानी कि 1 दिन बाद निकालेंगे उसमें से, तब भी वो वैसा ही रहेगा, ना वो फूलेगा ना वो सूखेगा। फिर जो हमारा तीसरा है यानी कि हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है, यानी कि हमने इसमें अगर देखें तो हमने जैसे इसमें हम रेजिन डाला और अगले दिन ऑब्जर्व किया तो वो रेजिन एकदम श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक में तो वो स्वेलअप हो जाएगा और हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 प्रोसेस और है, एक है एंडोऑस्मोसिस और एक है एक्सोस्मोसिस। अब एंडोस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, यानी कि बाहर से सेल के बाहर से सेल के अंदर पानी आ रहा है, उसको हम एंडोस्मोसिस कहेंगे। और एक्सोस्मोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, यानी कि सेल में से बाहर जा रहा है वाटर। अब हम ये ऑस्मोसिस जो था और डिफ्यूज़न जो था, इनमें यार एक बहुत मेजर जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जो डिफ्यूज़न है उसमें वाटर लिक्विड यानी कि लिक्विड गैसेस सॉलिड इन सब का डिफ्यूज़न हो जाता है, पर जो ऑस्मोसिस है इसमें से वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है देखते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि वही है, मूवमेंट हो रहा है किसका, वाटर का, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे। सेल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि सेल वाटर को ऑब्जर्व कर रहे किससे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, डिफ्यूज़न में भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम, यानी कि ये प्रोसेस चलती रहेगी जहाँ तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना जाए, यानी कि आइसोटोनिक वाली स्टेट ना जाए। फिर यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, यानी जैसे कोई प्लांट सेल है उसमें से जितना वाटर कंटेंट था वो निकल चुका है एक्सोस्मोसिस से और वो श्रिंक हो गया है, तो उस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। इस नेक्स्ट स्लाइड में हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेल, और पार्ट्स ऑफ सेल में हम आगे बढ़ते हैं सेल वॉल, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है सेल का। तो ये इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, यानी कि ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ये नॉन लिविंग होती है, ये फ्रीली परमेबल होती है, यानी कि ये किसी भी चीज़ को अंदर बाहर जाने की परमिट कर देती है, ये किसी चीज़ को नहीं रोकती, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोकता था। डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो कंटेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम उसी में मान के चलते हैं, तो ये उसको भी एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ये सेलुलोज की बनी होती है।
प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। अब ये जो प्लांट का सेल है, अब वो देखो वो सेल एक ही मतलब प्लांट जो है वो एक जगह रहता है, वो हमारी तरह मूव नहीं कर पाता। तो यानी कि उसके ऊपर जो रिस्क रहेगा ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, वो ज़्यादा रहता है। तो ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, वो प्लांट को कर रही है यानी कि उसके सेल को कर रही है। ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये बहुत हार्ड स्टिफ मटेरियल होता है। अब ये जो है हमने देख लिया क्या, ये सेल सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, ये नॉन लिविंग होता है, ये फ्रीली परमिएबल है। डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द सेल एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी। तो ये हमारे कुछ सेल वॉल के फीचर्स थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो हम इनको भी देख लेते हैं। तो अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस यार बहुत माइनर्स है, कुछ ज़्यादा खास इनमें डिफरेंस नहीं है। सेल वॉल अकर्स इन प्लांट सेल और सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। लाइस, अब जो सेल वॉल है लाइस आउटसाइड द सेल, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर की साइड में मिलती है, यानी कि सेल के बाहर मिलेगी। और जो सेल मेम्ब्रेन है आउटसाइड ऑफ द सेल इन एनिमल सेल एंड इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। अब हमने उसमें देखा था सेल वॉल कहाँ मिल रही थी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट में, और वही यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर मिल रही है प्लांट में, और एनिमल में तो ये आउटर मोस्ट है। जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है और जो सेल वॉल है वो रिजिड है, हार्ड है। अब जो सेल वॉल हमने देखा था कि ये परमिएबल है, ये हर किसी को अलाउ करती है अंदर बाहर जाने में, पर जो सेल मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल है, भाई ये हर किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देती। जो इसको अच्छा मतलब जो सेल के लिए अच्छी चीज़ है उसी को अंदर जाने देती है, बाकी को बाहर रोक देती है। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है और जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। अब जो सेल वॉल है इसके फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके फंक्शन है होल्ड इनर कंटेंट ऑफ द सेल एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, और जो अंदर का कंटेंट है सेल का उसको होल्ड करके रखती है, उसको भी मतलब उसको बाहर जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ मिक्स नहीं होने देती। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का वो है पार्ट्स ऑफ सेल यानी कि न्यूक्लियस। तो अब ये सेलुलर कंपोनेंट है यानी कि सेल के अंदर हमको मिल रहा है, ये सेंट्रली लोकेटेड है यानी कि सेल के बीचों बीच मिलेगा, ये लार्जेस्ट साइज होता है और ये लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है, यानी कि साइज में तो लार्ज ही, पर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है वो यही है यानी कि न्यूक्लियस, और ये सेल के एकदम सेंटर में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स। तो न्यूक्लियस के हम पहले कंपोनेंट्स देखते हैं, एक है न्यूक्लियर एनवलप और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम पहले न्यूक्लियर एनवलप को देख लेते हैं। कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, covers nucleus, separate nucleus and cytoplasm. Pores are present called nuclear pore. Permits transfer of material between nucleoplasm and cytoplasm. तो हम इसको थोड़ा पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है और अगर हम इसको कवर कर दें डबल लेयर में, जो हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ना वो बाइलेयर्ड होती है यानी कि डबल लेयर। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों को सेपरेट करती है, और ये इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोपोर्स छोटे छोटे होते हैं, पर इनका काम ये होता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है ये। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो जो न्यूक्लियस है उसको तो कवर करती है, उसको एक तरह से डिफरेंशिएट करती है ताकि हम आसानी से पता लगा सके कि न्यूक्लियस कौन सा है साइटोप्लाज्म में। और ये परमिट करती है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म,
अब हम न्यूक्लियोप्लाज्म देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सेल में साइटोप्लाज्म था, वैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस तो खुद सेल के अंदर है। ये कवर्ड किससे होता है? न्यूक्लियर एनवलप से। अब हम इसमें जो बाकी न्यूक्लियस के पार्ट है वो देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, अब न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो चीज़ है, एक है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमेटिन मटेरियल। अब न्यूक्लियोलस को पहले देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस कुड बी वन और मोर इन नंबर, फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। अब जो राइबोसोम्स है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम को सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिंग फैक्ट्रीज। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्रोमेटिन मटेरियल। अब जो क्रोमेटिन मटेरियल है, तो एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मकर संक्रांति आती है तो आपने जब पतंग उड़ाई होगी तो जो मांझा रहता है वो एक दूसरे में बहुत फंस जाता है, तो वैसा ही इसमें उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर हमको इसमें देखने को मिलता है। अब जब सेल डिवीज़न होता है ना, तो जो ये क्रोमेटिन मटेरियल ये अरेंज हो जाता है क्रोमोसोम में। यानी कि जैसे पहले ये उलझा हुआ था, तो सेल डिवीज़न के टाइम पे एक तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे हमने अभी पहले बात की कि वो एक तरह एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो वैसे यहाँ पे देखिए, जब हम इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वही स्ट्रक्चर, पर जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है। और अगर हम इसको थोड़ा और जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कब दिखेगा? सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पे। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कि ये जो क्रोमोसोम है किस चीज़ से बना है, तो इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और जो प्रोटीन है, इसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? हिस्टोन। तो यार इस बार एमसीक्यूज़ का है, तो इसको थोड़ा याद रखना। अब जो डीएनए, इसमें जीन्स होते हैं। जीन्स का काम क्या होता है? एक तरह से इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही है। जैसे कि आपने सुना होगा, कोई कहता है, मतलब किसी बच्चे को कहते हैं कि यार तू तेरे पापा पे गया है, या फिर तेरी आंखें तेरी मम्मी जैसी है। तो ये चीज़ वहाँ ये सेम है, कि ये जीन्स ही है जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बढ़ा रहे हैं। अब जीन्स क्या है? ये फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए के। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बाय डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि डीएनए जो है, एक जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि यार इसका हेयर स्ट्रक्चर ये है, इसकी हेयर स्ट्रक्चर हो गया, कलर हो गया, बॉडी कलर, सब कुछ डीएनए इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। एनसीईआरटी के जो पार्ट्स थे ना, उनको बहुत जल्दी कवर कर लिया है, तो हमारे पास कुछ पार्ट्स बचे हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है? वीडियो को अच्छे से देखना है। हमने जिस तरह से स्ट्रक्चर वगैरह बना के बताया है, बस उनको एक बार देख लीजिए, और जो आपके वन वर्ड क्वेश्चन है उनको कीजिए, ताकि आपके इस बार जो चैप्टर, मतलब जो टर्म 1 है, उसमें जितने भी चैप्टर्स है वो एमसीक्यूज फॉर्म में आएंगे, और आपको वहाँ पे वन वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वन वर्ड को करना, तो आप उसको करिए। और हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।